नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सितंबर 2021 मंथ की करंट अफेयर लेकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हाजिर है अपने समय से मंथ एंड पर। इसलिए एक लाइक तो बनता ही है, ठीक। अगर नहीं इसलिए बनता है तो एडवर्टीजमेंट फ्री पूरा वीडियो रहेगा, इसलिए बनता है। और एडवर्टीजमेंट फ्री रहने के साथ साथ इस बार एक नया इनिशिएटिव है, इंसेंटिव है बेसिकली। जो लोग लाइक करेंगे उनका फायदा थोड़ा सा होना चाहिए। इस वीडियो पर जैसे ही 20,000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे इस मंथ के खत्म होने से पहले, यानी कि अगर जो है नवंबर से पहले इसमें 20,000 लाइक्स हो जाएंगे तो वैसे ही ये पीडीएफ फ्री की जाएगी बिल्कुल। ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सितंबर 2021 मंथ की पीडीएफ फ्री की जाएगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरा वादा है जैसे ही 20 के हो जाएंगे इसको फ्री किया जाएगा। करीब 1 लाख लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये वीडियो देखते हैं, अगर 20,000 लोग भी लाइक कर देंगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अपने सेक्शंस पर आ जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन हमारा एग्रीमेंट का होता है। तो भारत और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट हुआ है। भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के रक्षा विभाग के बीच एग्रीमेंट हुआ है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है। एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के रक्षा विभागों के बीच, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट। कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट वर्षों से जो हिंसा चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए असम सरकार, केंद्र सरकार और राज्य के जो 5 विद्रोही समूह हैं असम में, उनके बीच ये आपका ट्रिपार्टाइट समझौता हुआ है कार्बी आंगलोंग रीजन में, यहाँ पर हिंसा को समाप्त करने के लिए, ठीक। तो ये कार्बी आंगलोंग समझौता अगर पूछ ले किस स्टेट से रिलेटेड है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम हो सकते हैं, असम के अलावा और भी नाम होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच हुआ है। तो भारत के पहले स्वदेश में विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? भारतीय नौसेना के बीच और बीईएल के बीच। बीईएल का मतलब क्या है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है, और इंडियन नेवी के बीच समझौता हुआ है फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए, ठीक। IRCTC ने समझौता किया है कार्डेलिया क्रूज नाम की एक लिमिटेड के साथ, जिससे कि भारत में पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज जो है इसको संचालित किया जा सके। तो IRCTC ने भारत के पहले लग्जरी क्रूज के लिए समझौता किया है कार्डेलिया क्रूज लिमिटेड के साथ, ठीक है। इस बार काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं और सारी इररेलीवेंट हटाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंस रखिएगा यहाँ पर। वर्तिका शुक्ला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इस वजह से इनका नाम जरूरी है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। इसके बाद मेजर आइना राणा, ये जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर है, ठीक। पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार किसी महिला सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया है इस पोस्ट पर, तो इसी वजह से जरूरी है। भूपेंद्र पटेल ने जो है विजय रूपाणी को रिप्लेस किया था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, ये आपको देखना है। उसके बाद शिवानी मीणा, ये ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली उत्खनन इंजीनियर यानी कि फर्स्ट क्वायरिंग इंजीनियर टू वर्क इन ओपन कास्ट माइन बन गई हैं, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद IRS अधिकारी JB मोहपात्रा, ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ चेयरमैन बन गए हैं कुल मिलाकर आपके CBDT के। एग्रीमेंट्स का जब भी हमने रिवीजन करवाया था आपको नवंबर से अगस्त तक, तो उसमें आपको बता दिया था कि हर्षवर्धन जो है ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं। अभी तक बने हुए थे लेकिन सितंबर में रिप्लेस हो गए। इनको रिप्लेस कर लिया है मनसुख मंडाविया ने, ठीक। हमारे जो इस समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख भाई मंडाविया, उन्होंने हर्षवर्धन को रिप्लेस कर दिया है अब, ठीक। तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद लद्दाख के दौरजी आंगचुंग जो है ये एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर आए हैं। ऑनरेरी मेंबर इनको बनाया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, IAU का ऑनरेरी मेंबर इनको बनाया गया है। ये इस निकाय में जगह पाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 जजों ने एक साथ शपथ ली थी, उसमें 3 महिला जज शामिल थी और उसमें यह भी हमको जानकारी दी गई कि जस्टिस BV नागरत्ना जो है, ठीक है, जो कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में जज रही थी, फिलहाल जो है जो जज बनी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, ये हमारी पहली विमेन CJI बन सकती हैं सितंबर 2027 तक। सितंबर 2027 तक अगर ये बनी रही तो ये हमारी जो है पहली विमेन CJI बन सकती है इंडिया की। हालांकि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 मंथ के लिए करीब होगा, 1-1.5 महीने के लिए, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक, कि भारत की पहली महिला CJI कौन बनेगी 2027 में? BV नागरत्ना। भले ही बने या ना बने, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना चाहिए। इसके बाद आपके IAS ऑफिसर कमलेश कुमार पंत, ये बन गए हैं चेयरपर्सन नेशनल ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी के।
इसके बाद श्री सतीश पारिक प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडियन ब्रांच के इंटरनेशनल रोड फेडरेशन में। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडियन ब्रांच के प्रेसिडेंट ये बन गए हैं। उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अतिरिक्त प्रभारी अभी हाल में बनाए गए। अभी कुछ गवर्नर्स चेंज हुए हैं तो इतना हम डीप में नहीं देखेंगे सभी को, कुछ कुछ जरूरी यहाँ पर आपको उनके बताए जाएंगे अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद डॉक्टर PPK रामाचार्यलू ये राज्यसभा सचिवालय के महासचिव बने हैं। ठीक है, राज्यसभा सचिवालय के महासचिव, इनको अपॉइंट किसने किया है? वेंकैया नायडू जी ने, जो कि आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और प्लस हमारे उपराष्ट्रपति तो हैं ही। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, इनको गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय कुमार ये RBI के कार्यपालक निदेशक के रूप में जो है पदोन्नत हुए हैं। ठीक, मतलब इनको प्रमोट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI के तौर पर। अमित सक्सेना ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं RBI इनोवेशन हब के। ठीक, तो अलार कैरिस ये बन गए हैं एस्टोनिया के नए प्रेसिडेंट। ठीक, एस्टोनिया के नए प्रेसिडेंट। उसके बाद पूर्व IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा, इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। ठीक, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सैयद गयूर अल हसन को। विवेक राम चौधरी ये हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ अब होंगे। RKS भदौरिया जो है रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर को, तो इनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। ये अब हमारे बन गए हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी। उसके बाद न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल अपीलीय न्यायाधिकरण जो है, राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण जिसको NCLAT शॉर्ट में बोला जाता है, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं जब तक नए अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो जाते। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी इस्तीफा दे दिया था। लवलीना बोरगोहेन ये असम में जो समग्र शिक्षा अभियान चलता है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ये अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट। कैलाश सत्यार्थी का संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत लक्ष्य एडवोकेट के तौर पर इन्हें नियुक्त किया। SDG एडवोकेट्स कई सारे बनाता रहता है UN, तो 16 SDG एडवोकेट्स में से हमारी भारत की तरफ से नियुक्त हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, बाकी 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा इस साल न्यूयॉर्क में हुई थी, आप लगातार फॉलो कर ही रहे हैं। जो हमारे इस समय CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, 2024 से 27 तक के लिए असेंबली ऑफ द एशियन एपेक्स ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्हें जो है नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष के तौर पर। ठीक, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन को WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए एक WHO एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर आ जाते हैं, जो कि सितंबर मंथ में काफ़ी सारे हैं। बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, तो बेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार इसको हिंदी में बोल सकते हैं, ये मिला है बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह को। शैलेंद्र सिंह को विलुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों के संरक्षण के लिए मिला है। ठीक है, बेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन का न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन का इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। ये किसे मिला है? ये पहली बार एक भारतीय चिकित्सक का अवार्ड मिला, इस वजह से हम इसको देखेंगे। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये पहले भारतीय चिकित्सक है जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद वर्ष 2021 का चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला है आद्या रविशंकर को। वियना में ऑस्ट्रियाई संसद के एक समारोह में पुरस्कार इन्हें मिलेगा। चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये आपका। ठीक है, उसके बाद विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को दिया गया है। किसके द्वारा? यूरो मनी के द्वारा। ठीक, यूरो मनी एक कह सकते हैं फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, उसके द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बताया गया है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार भी अनंत कुमार को मिला है। एक और पुरस्कार मिला है जिसको हम MCQ में बताएंगे। तो ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है गणितज्ञ अनंत कुमार को, इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है सुपर 30, इस बारे में सभी जानते हैं। इंग्लिश मीडियम के लोग भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इसको। बढ़ते हैं हम लोग आगे। यूनेस्को के द्वारा एक किंग सेजोंग लिटरेरी प्राइज होता है, दिया जाता है, ये इस बार मिला है NIOS को। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है, इसको मिला है किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021, जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो, ये किसे नामित किया गया है? आयना शांकता को। आयना शांकता को ये पुरस्कार मिला है। एक NGO है बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में, द एक्शन फॉर नेचर, ये पुरस्कार देता है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो। तो चुना गया है मुंबई से आयान शांकता को। इसके बाद बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार ये मिला है मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांड्रो प्रीतो को। इन्होंने रोड रनर की एक फोटो खींची थी जो कि रुकी हुई थी बॉर्डर को देख करके, वो फोटो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। 7th यामिन हजारिका वुमेन सब्सटेंस अवार्ड ये मिला है राइटर नमिता गोखले को। यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड नमिता गोखले को।
चेंज मेकर अवार्ड 2021 जो कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन देती है, ये इस बार बांग्लादेश की फेरोज फैजा बीथर नाम की महिला को मिला है। ठीक है, एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करना, प्रमोट करना लक्ष्य रहता है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। तो उसी क्रम में कई सारे पुरस्कार ये लोग देते हैं, जैसे ग्लोबल गोलकीपर का भी अभी आगे हम देखेंगे। चेंज मेकर अवार्ड मिला है बांग्लादेश की फेरोज फैजा बीथर को। एक तो चेंज मेकर अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है, और एक चेंज मेकर अवार्ड जो महाराष्ट्र के गवर्नर ने दिया है, किसको दिया है? डॉक्टर शगुन गुप्ता को। तो एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का जो मेकअप करके उनको अच्छा बना देती हैं, नेचुरल मेकअप करके, ऐसा कुछ करती है डॉक्टर शगुन गुप्ता, काफ़ी अच्छा कार्य। तो उसके लिए महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा उन्हें चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। तो चेंज मेकर अवार्ड 2 हैं इस मंथ में, एक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का और एक जो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें दिया है, शगुन गुप्ता को। तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा, इसी वजह से दोनों को एक साथ हमने बता दिया है। इसके बाद आपका अफ्रीकन फूड प्राइज 2021 ये किसे मिला है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रीसैट करके जो हैदराबाद में है हमारा इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको मिला है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021। ठीक है, इसके बाद एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड ये मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूएनडब्ल्यूटीओ अवार्ड्स हर साल आते हैं आपके 27 सितंबर को, जब ग्लोबल टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या, आगे हम देखेंगे डेज एंड डेट्स वाले में। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अवार्ड सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड एक भारतीय गांव को मिला है, वो लाड़पुरा खास गाँव है मध्य प्रदेश में, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक, तो एमपी स्पेसिफिक काफ़ी ज़रूरी ये हो गया, और वैसे भी काफ़ी ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस का विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार समारोह में बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है लाड़पुरा खास गांव, जो कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2021 ये मिला है लेखिका सुजैना क्लार्क को। सुजैना क्लार्क का जो मतलब उपन्यास है पिरानेसी, इसके लिए इन्हें मिला है विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2021। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कई कैटेगरीज में दिया जाता है। पिछली बार जिन लोगों ने बीपीएससी दिया होगा उन्हें पता होगा कि इससे सवाल आया था, इसी वजह से आप देखिएगा इसमें 11 वैज्ञानिकों की सूची है। पिछली बार आया था, इसी वजह से हमने इसको स्किप नहीं किया है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में किससे मिला है? इन्हें मिला है। फिर उसके बाद रासायनिक विज्ञान में इन्हें मिला है डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंदराजू को। इसके बाद जो है भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को, मैथमेटिकल साइंसेस में डॉक्टर अनीश घोष को, डॉक्टर साकेत सौरभ को। इसी तरह चिकित्सीय विज्ञान में किससे मिला है? पृथ्वी वायुमंडल महासागर ग्रह विज्ञान कैटेगरी में किससे मिला है? कैटेगरी जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि पिछली बार यही पूछा था कि फला साइंटिस्ट को किस कैटेगरी में मिला है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देवदीप मुखोपाध्याय को। करंट अफेयर्स का जो हमने रिवीजन करवाया था तो आपको 72वें एमी अवार्ड बताए थे, अब 73वें भी आ चुके हैं। तो उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज रही है इस बार द क्राउन, उत्कृष्ट अभिनेता रहे हैं जॉश ओकनॉर, और उसके बाद उत्कृष्ट अभिनेत्री ड्रामा कैटेगरी में ओलिविया कोलमैन द क्राउन नाम की फिल्म के लिए। उसके बाद उत्कृष्ट निर्देशक जेसिका हॉब्स द क्राउन नाम की फिल्म के लिए। ठीक, तो द क्राउन को जो है जरूर याद रखिएगा। द क्राउन है एमी अवार्ड्स 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी में विजेता। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन कई सारे पुरस्कार देती है। ग्लोबल गोल्स अवार्ड ये इनको बोलते हैं। ग्लोबल गोल्स का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो भैया हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज में किसे मिला है। जैसे ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड 2019 का शायद मोदी जी को मिला था, तो वो पूछा गया था हमारे एग्जाम में। तो 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे गया है? फुमजिले म्लाम्बो एकांकुका, जो भी इनका नाम है, माफ़ी चाहूँगा मैं नाम नहीं मैं इनका ले पा रहा हूँ, तो इन्हें मिला है ये अवार्ड। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अपर महासचिव भी रह चुकी हैं। कोलंबिया से जेनिफर कोलपास को मिला है। उसके बाद लाइबेरिया की सेटा शरीफ को मिला है। और ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे प्रोग्रेस अवार्ड किसे मिला है? कोलंबिया की जेनिफर कोलपास को। कैंपेन अवार्ड किसे मिला है? सेटा शरीफ को। ऐसे ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार आ चुके हैं, जिनको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान से हैं, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना इन्होंने की है और लाखों परिवारों की सेवा की, ऐसा कहा गया है। मोहम्मद अमजद साकिब को मिला है। फिर दूसरा मिला है बांग्लादेशी वैज्ञानिक को, जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिरदौसी कादरी बेसिकली वुमेन है। और स्टीवन मुंशी, ये एक ह्यूमैनिटेरियन है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित लोगों या शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें मिला है। और वॉच डॉग करके एक संस्था है जो कि कम रिपोर्टेड या दबा दिए जाने वाले मुद्दे होते हैं इंडोनेशिया में, उनको उठाने का काम करता है। इसके बाद रॉबर्ट बेलोन फिलीपींस से हैं। फिलीपींस में एक ये फिशरमैन है और समृद्ध जलीय संसाधनों और आजीविका के प्राथमिक स्रोत को बहाल करने में एक समुदाय का इन्होंने नेतृत्व किया है। किसके लिए मिला है इस साल इतना जरूरी नहीं, जब किसी भारतीय को मिलता है तो हम देखते हैं उसकी बैकग्राउंड, लेकिन आप इन सभी के नाम और ये किस किस देश से आते हैं इस बार जरूर नोट करिएगा। इसके बाद हुनरबाज पुरस्कार कई सारे अनाउंस किए गए थे। अवार्डीज का नाम इसमें नहीं याद रखना है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि हुनरबाज अवार्ड जो है किसने दिया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद में जो है उसने ये दिया है। ठीक, और ये अंत्योदय दिवस के अवसर पर दिया गया था, ये आपको याद रखना है।
ईज रिफॉर्म्स अवार्ड आ चुके हैं। ये कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ईज 3.0 अवार्ड्स की घोषणा की। इसमें मेजर अवार्ड्स देखेंगे, जैसे ओवरऑल कैटेगरी में ओवरऑल ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में टोटल विजेता कौन सा बैंक है? ये एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे स्थान पर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे पर है। जहाँ जहाँ पर बैंकिंग पूछी जाती है वहाँ पर तो पूरा ही आप देखिएगा। बाकी स्टेट पीसेस वाले ये देखिएगा कि ईज रिफॉर्म इंडेक्स 2021 में जो है ओवरऑल कैटेगरी में विजेता बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। बाकी कुछ थीम बेस्ड अवार्ड भी हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग नाबार्ड बैंक के एग्जाम, आरबीआई का कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर जहां पर बैंकिंग करंट अफेयर पूछी जाती है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी स्टेट पीसेस वाली खाली ऊपर वाला याद रखिए। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 ये मंत्रालयों को दिया जाता है जो लोग हिंदी प्रमोट करते हैं, जो लोग नहीं, जो बेसिकली मंत्रालय हिंदी प्रमोट करने का काम करते हैं अपने विभागों में, उनको दिया जाता है। तो इसमें किसको जो है मिला है? 300 या 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय को मिला, यानी सीएजी ऑफिस को प्रथम पुरस्कार मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में। ये आपको याद रखना ही है। फिर 300 से कम कार्मिक या मंत्रालय वाले विभाग या श्रेणी में, विभाग की श्रेणी में संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये दोनों चीज़ें आप एक बार जरूर याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के खेल अलंकरण पुरस्कार आ गए हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस का जो इस साल पेपर हुआ था उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि कोचेस को दिया जाने वाला, खेल कोचेस को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो वो विश्वामित्र पुरस्कार है, ये याद रखना है। ठीक, बाकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए खेल अलंकरण 2020 में किसे मिला है? पद्मश्री अभय छजलानी को। ठीक, ये कौन सा खेल खेलते हैं? एमपी पीसीएस वाले जल्दी से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी लोग आगे बढ़िए। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन जो कि एक एनजीओ है, इसके द्वारा दिया जाने वाला ब्लू प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है तीस्ता 5 एनएचपीसी का जो पावर स्टेशन है सिक्किम में है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित जो आपका सतत विकास समाधान नेटवर्क है, इसने इस साल ये सतत विकास समाधान नेटवर्क का प्रोग्रेस अवार्ड दिया है शेख हसीना को, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की इस समय। चेंज मेकर अवार्ड भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने जो डॉक्टर शगुन गुप्ता को दिया है, ये हमने बताई दिया आपको। बुक्स एंड ऑथर सेक्शन देख लेते हैं। बुक्स एंड ऑथर में सबसे पहले गीत गोविंद जयदेवास डिवाइन ओडिसी, इसके लेखक है डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी, और इस किताब का विमोचन किया था हमारे संस्कृति मंत्री ने, डॉक्टर किशन रेड्डी ने। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया, ये इंडिया चाइना फेस ऑफ जो चल रहा है और इससे पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें डेवलपमेंट उसके बारे में विजय गोखले ने लिखा है, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया। इसके बाद नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, इसको लिखा है एंजेलिना जोली ने। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसको लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। काफ़ी अवेटेड किताब थी इनकी आई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, ये झुम्पा लाहिरी ने लिखी है। 400 डेज, ये किताब नई आई है चेतन भगत की। चेतन भगत की किताब में एक जो है नंबर जरूर मिलेगा आपको, ये आइडेंटिफायर की तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। इनकी पिछली किताबों के नाम आप देख सकते हैं, 2 स्टेट्स 1 इंडियन गर्ल, ठीक है, ये सब। इसके बाद ऑडियो बुक शीर्षक, मतलब ऑडियो बुक एक जंगल नामा नामक शीर्षक से आई थी, अमिताभ घोष की है ये। उसके बाद बैक टू द रूट्स इस नाम से किताब लिखी है अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने। उसके बाद शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इसको लिखा है डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया, हाउ द पास्ट शैडोज प्रेजेंट इन इंडिया, चाइना रिलेशंस, तो इंडो चाइना रिलेशंस पर फ्रैक्चर्ड हिमालय नाम से निरुपमा राव ने लिखी है। द बैटल ऑफ रिजांगला, ये लिखी है किताब कुलदीप यादव ने। डे डेट्स एंड थीम्स देख लेते हैं। अब विश्व जल सप्ताह, इसकी मेन थीम थी बिल्डिंग रिजाइलेंस फास्टर, ये 23 से 27 अगस्त के बीच मनाया गया है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरी डेट नहीं पता होनी चाहिए, आपसे पूछ लेते हैं कि जो है विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया, किस मंथ में, तो अगस्त आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इंडिया ग्लोबल वीक जब बनाया गया था तो उसमें सिर्फ मंथ का नाम पूछा गया था एसीएफ पेपर में। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये 30 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये मनाया गया था आपका 1 से 7 सितंबर को, और इस बार इसकी थीम थी फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। उसके अलावा सितंबर में एक फूड प्रोसेसिंग वीक भी सेलिब्रेट किया गया है 6 से 12 सितंबर के बीच। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया 8 सितंबर को, साक्षरता दिवस बेसिकली, सॉरी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, ये 9 सितंबर को मनाया गया। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस पहली बार मनाया गया था 2020 में, ये दूसरा है कुल मिलाकर के 9 सितंबर को होता है। दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को होता है। इस बार इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसके बाद हिमालयन दिवस, हिमालय दिवस होता है ये आपका 9 सितंबर को ही, और इस बार इसकी थीम है आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बाद हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं आपका 14 सितंबर को। ठीक है, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में, याद रखिएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिजाइलेंस इन
इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, इस बार इसकी थीम है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये आपका वर्ल्ड ओजोन डे इसको बोलते हैं, 16 सितंबर को हर साल होता है। इस बार इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो पूरा लिखा रहता है ना, ये नहीं आता है पूरा, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड ओजोन डे 2021 की थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद आपका विश्व बांस दिवस, विश्व बांस दिवस होता है 18 सितंबर को, और इस बार हैशटैग प्लांट बैम्बू इसकी थीम थी या फिर मुख्य विषय था। उसके बाद विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया, इस बार इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इस बार थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये 23 सितंबर को है, इस बार इसकी थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। उसके बाद विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ये 25 सितंबर को होता है, ऑलवेज ट्रस्ट योर हेल्थ इसकी थीम है। अंत्योदय दिवस होता है 25 सितंबर को ही। इसके बाद आपका विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को, इस बार इसकी थीम है प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, ये भी आपका 26 सितंबर को ही होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये आपका होता है 27 सितंबर को, इस बार इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। रक्षा संबंधी भी काफ़ी डेवलपमेंट्स इस बार भारत और जर्मनी के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास गल्फ ऑफ ईडन में ये हुआ है, इसमें INS त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया था। सिम्बेक्स नाम से एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है, सिंगापुर के साथ करता है, बस इसमें इतना ही जरूरी है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 रशिया में होगा, और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है। 12 से अधिक कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे या कर चुके हैं, और इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था जैपेड में, ये आपका रशिया में हुआ था। इसके बाद प्रशांत वायु सेना प्रमुखों की संगोष्ठी, तो इसमें इसकी थीम थी इंड्योरिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल स्टेबिलिटी। तब RKS भदौरिया जो है हमारे एयर चीफ मार्शल, ये गए थे वहाँ पर। ये कहाँ पर हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पैसिफिक एयर फोर्स मेजर सिंपोजियम ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकाम हवाई में हुआ था, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी दक्षिण कोरिया ने हाल में किया है, और इस तरीके से दक्षिण कोरिया अब ऐसी उन्नत तकनीक से संपन्न विश्व का 7वां कंट्री बन गया है जिनके पास ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्निक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, और ये एग्जाम में आने लायक फैक्ट है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, ठीक है। इसको किसने बनाया है, इसको बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है, और DRDO और NTRO के सहयोग से बना है ये। इसका नाम क्या है, इसका नाम है INS ध्रुव, ठीक, इंडियन नेवी शिप ध्रुव। INS ध्रुव का जलावतरण किसने किया था, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण है, ये हमने इंडोनेशिया के साथ किया। इंडोनेशिया के साथ जो हम लोग करते हैं अभ्यास उसको समुद्र शक्ति बोलते हैं, और कॉर्पैट भी करते हैं इनके साथ। और शिवालिक और कडमट जो थे ये गए थे जकार्ता में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। भारतीय नौसेना ने मॉरिशस को अपने मिशन सागर के तहत सौंपा है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ये याद रखिएगा। जैसे भारत ने सबमरीन अभी भेंट की थी पिछले साल म्यांमार को सिंधुवीर के नाम से, वैसे ही ये सब चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती है कि भारत ने हाल ही में किस अपने पड़ोसी देश को एक डॉर्नियर विमान जो है लीज पर दिया है, तो इसका तो ये कौन सा देश हो जाएगा, मॉरिशस। एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज गांडीव नाम से हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने की है। तो NSG ने ये गांडीव नाम से एक्सरसाइज कहाँ कहाँ पर की है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और NCR में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो युद्ध क्षेत्र है ही नहीं, यहाँ कोई ऐसे रीजन नहीं जहाँ पर एक्सरसाइज की जा सके, तो NSG जो है वैसी एक्सरसाइज नहीं करता है गोला बारूद लेके। इन्होंने अपनी क्षमता का परीक्षण किया था कि अगर किडनैपिंग कोई कर ले, अगर हॉस्टेज बना ले कोई, जैसे 26/11 में हुआ था, किसी होटल को हॉस्टेज बना ले, हॉस्टेज सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा NSG, इसका परीक्षण किया था इन्होंने अपने एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज गांडीव में। गांडीव जो है ये शब्द कहाँ से आया है, महाभारत जिन लोगों ने BR चोपड़ा की देखी है वो कमेंट करके बताइए। बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव नाम से पता चल रहा है या तो ओडिशा में हुआ होगा या तो कोलकाता में, तो कोलकाता में हुआ था, और इसमें भारत पाक युद्ध की जो है 50वीं वर्षगांठ इस बार हम लोग मना रहे हैं। 1971 में जो युद्ध हुआ था उसकी स्वर्ण जयंती बेसिकली मना रहे हैं, तो ये कोलकाता में ये महोत्सव हुआ था, ठीक है। बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुखों की सभा हुई थी, कहाँ पर, दिल्ली में, बेसिकली इतना जरूरी है यहाँ पर। डेफएक्सपो 2022 कहाँ पर होगा, ये गुजरात के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है, गांधीनगर में, ये आपको याद रखना है। डेफएक्सपो 2022 स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर पेट्रोल वीजल, इसका जलावतरण किया गया तमिलनाडु में, और इसका नाम है विग्रह, ठीक। कोस्ट गार्ड शिप विग्रह, इसका जलावतरण किया गया है विशाखापट्टनम में, सॉरी तमिलनाडु में। इसको तैनात बेसिकली किया जाएगा विशाखापट्टनम में, और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इसको बनाया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग द्वारा ये बनाया गया है INS विग्रह। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है इंडियन नेवल एविएशन जो कि पोस्टेड है आपके INS हंसा में,
ठीक। तो INS हंसा बेस पर पोस्टेड जो ये आपके इंडियन नेवल एविएशन की टीम है, यूनिट है, इनको मिला है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड 2021। ये बस इतना आपको याद रखना है। सूर्य किरण नाम से एक्सरसाइज हम लोग किस देश के साथ करते हैं, आपको पता है, नेपाल के साथ। तो ये सूर्य किरण ये नेपाल के साथ हुई। इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। तो ये साल में 2 बार होती थी, लेकिन कोविड की वजह से पिछली बार हो नहीं पाई थी। इसके बाद ऑस इंडेक्स हम लोग करते हैं, नाम से पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक। ऑस इंडेक्स में पार्टिसिपेट करने भारत के कौन से शिप गए थे? INS शिवालिक एंड INS कदमत। 6th SCO शांतिपूर्ण मिशन यानी पीसफुल मिशन ऑफ SCO, ये कहाँ पर हुआ था? रशिया के ओरेनबर्ग रीजन में। ये काफ़ी जरूरी है और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट इसमें किया। 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें फ्रांसीसी फिल्म हैपनिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जिसको गोल्डन लायन अवार्ड बोलते हैं। ठीक, ये अवार्ड में रह गया तो हमने इसमें कवर कर दिया। इसके बाद आपका स्वदेशी निर्मित नौसैनिक युद्धपोत कमीशन किया गया है। ये ताइवान की राष्ट्रपति ताई इंग वेन ने चीन के साथ जो उनके तनाव बढ़ रहे हैं उसके चलते एक नया पोत जो है उतारा है मैदान में ताइवान ने, जिसका नाम ताजियांग रखा गया है। ठीक, तो ये आपका स्वदेशी निर्मित नौसैनिक युद्धपोत ताइवान ने कमीशन किया है, जिसका नाम क्या है? नाम है ताजियांग। ठीक, ताजियांग। उसके बाद स्काई स्ट्राइकर्स ड्रोन बेसिकली इंडियन आर्मी को मिलेंगे और ये कौन बना रहा है? DRDO बना रहा है। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से किया गया है। ये आपका आकाश मिसाइल का नया संस्करण है। ठीक है, आकाश प्राइम। ऑबिचरीज में सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी की बात करेंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, और इसके बारे में जरूर आप थोड़ा सा और डीप में सर्च करिएगा। कोई भी अगर ऑबिचरी उत्तर प्रदेश से है तो एक बार जरूर उसको आप देखिएगा ध्यान से। उसके बाद ऑस्कर फर्नांडिस ही नहीं रहे, ये पूर्व राज्यसभा के MP और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी थे। UPA की सरकार में ये परिवहन, सड़क और राजमार्ग और श्रम रोजगार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक। सैयद अली शाह गिलानी, ये जो है हुर्रियत नेता थे, अलगाववादी नेता, सेपरेटिस्ट लीडर जिसको बोलते हैं, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ये प्रमुख थे। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला, ये आपको पता ही, ये न्यूज़ में सब चीज़ें आई थी। इसके बाद चंदन मित्रा, ये पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा, ये BPSC कई बार इससे पूछ लेता है कि जिनकी डेथ हुई है क्या थे, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें लिख देंगे कि चंदन मित्रा डैश थे, तो डैश के आगे लिख देंगे वो लोग, मतलब ऑप्शन में आपके पत्रकार, पूर्व सांसद, खिलाड़ी, ऐसा करके लिख देते हैं। तो आपको याद रखना है कि पूर्व पत्रकार और मतलब सांसद दोनों थे। स्कीम्स देख लेते हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसको 15 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों से सीधे गांव के लोगों को जोड़ा जाएगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है मातृभूमि स्कीम के तहत। इसके बाद आपका 1 ग्राम 1 पंचायत DG पे सखी मिशन, ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। ठीक है। इसके बाद RBI ने कमेटी का सृजन किया है, कमेटी ऑन न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस यूनिट, यानी कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लाइसेंस जो RBI देने वाला है उसके लिए जो अप्लाई करेंगे लोग का मतलब एंटिटी करेंगे अप्लाई, तो उसकी एप्लीकेशंस पर विचार करने के लिए एक समिति का सृजन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई। तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस की जांच करने के लिए, इनकी न्यू एंटिटी लाइसेंसिंग एप्लीकेशंस की जांच करने के लिए P वासुदेवन कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी है। ठीक है। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में जो लोग कंफ्यूज है वो ये समझिए कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी जैसे एक अम्ब्रेला एंटिटी है हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके जैसे ही कुछ और भी एंटिटीज़ बनना चाहती हैं। वो कोई भी हो सकती है, वो पेटीएम हो सकता है, वो कोई भी और भी बड़ा नाम हो सकता है। अगर वो एक अम्ब्रेला एंटिटी बनना चाहता है तो RBI के पास ही अप्लाई करेगा ना, तो उन एप्लीकेशन की जांच करने के लिए और किन किन मदों पर उनको लाइसेंस दिए जाएंगे, इसको समझने के लिए कमेटी बनाई गई है, P वासुदेवन कमेटी। और NPCI की तरह ये लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद रेल कौशल विकास योजना, भारतीय रेलवे लाई है इसको, रेल कौशल विकास योजना। मैं भी डिजिटल 3.0, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। बेसिकली जो पहले से चल रही है स्कीम स्वनिधि, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल डिजिटल प्रशिक्षण वगैरह दिए जा रहे हैं, तो उसके तहत ये मैं भी डिजिटल कैंपेन है। तो मैं पूछ सकते हैं कि भाई मैं भी डिजिटल कैंपेन किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से एसोसिएटेड ये नहीं है। ठीक। मैं भी डिजिटल के तहत क्या होगा, स्वनिधि के तहत जैसे कई सारे वेंडर्स को सपोर्ट पिछले साल से मिलते हुए आ रहे हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो अगर स्वनिधि के तहत किसी ने अपना व्यापार खोला है तो वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करे और डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर आगे बढ़े। तो इसी तरह मैं भी डिजिटल में ये सारे आपके पेमेंट एग्रीगेटर्स जो हैं, आपके पेटीएम हो गए, M-Swipe हो गए, भारत पे हो गए, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कैंपेन में। इंग्लिश वर्जन वाले यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इसमें हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार योजना, केंद्र सरकार इसको लाई है, और इसमें त्रिपुरा में जो है इतने किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन भी इसके तहत किया गया है। ठीक।
माई पैड माई राइट इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कहाँ से? त्रिपुरा से। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट। और किसके साथ लॉन्च किया है? NAB फाउंडेशन और नाबार्ड के साथ। ठीक, नाबार्ड NAB फाउंडेशन ने मिलकर के लॉन्च किया है माई पैड माई राइट स्कीम। तो उसके तहत जो महिला मजदूर हैं बेसिकली त्रिपुरा रीजन में, उनको उनके मासिक धर्म के समय, पीरियड्स के समय पूरा सपोर्ट दिया जा सके, चाहे वो आपका जो है अनुदान हो, मजदूरी अनुदान हो, पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से उनको स्वच्छ मतलब मेंस्ट्रुएशन मिल सके, ये इंश्योर करना लक्ष्य है नाबार्ड के इस माई पैड माई राइट इनिशिएटिव का। मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर KVIC स्पिन स्कीम लेकर के आई है। ठीक है, स्पिन का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ये स्कीम KVIC ने लॉन्च की है। प्लेनेटेरियम इनोवेशन माई गॉव इंडिया लेकर के आया है। तो कुल मिलाकर एक स्वदेशी प्लेनेटेरियम प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम भारत से बाहर की जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, मतलब भारत बेस्ड स्टार्टअप जो बाहर काम कर रही हैं वो भी, और भारत के बाहर भी और भी स्टार्टअप जो है, अगर वो प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में भारत की हेल्प कर सकें, उसके लिए एक चैलेंज लॉन्च किया गया है। मतलब जो भी इसमें अपना प्लान पेश करेगा, अगर ये प्लान पसंद आया, सिलेक्ट कर लिया गया माई गॉव इंडिया के द्वारा, तो उनको फिर सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज। बुजुर्गों की बात देश के साथ, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 95 वर्ष से ऊपर के जो इस समय हमारे वेटरन लोग जो जीवित हैं, जो एटलीस्ट 18 वर्ष का समय बिता चुके हैं आज़ादी से पहले, ठीक, उनको यहाँ पर जोड़ा जाएगा इस कार्यक्रम से। बुजुर्गों की बात देश के साथ। वुमेन्स के लिए 7 इनिशिएटिव लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। ठीक है, 7 इनिशिएटिव। तो इसमें कुल मिलाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो विमेन के हैं 7 के तहत इनको प्रमोट किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर कोई व्यापार कर रहा है, कोई जो है हथकरघा व्यापार कर रहा है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो उसके प्रोडक्ट्स को बेचने में हेल्प करेगा ये 7 इनिशिएटिव। ठीक, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोशन से संबंधित है आपका 7 इनिशिएटिव, शॉर्ट में अगर हम कहें तो। इसके बाद आपका हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है NCC को रिव्यू करने के लिए। ठीक, NCC को रिव्यू करने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सांसद बैजंत पांडा। और इस 15 मेंबर कमेटी में MS धोनी भी शामिल होंगे और आनंद महिंद्रा भी शामिल होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि NCC पर, यानी NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स पर विचार करने के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो बैजंत पांडा। और उसके मेंबर्स में कौन कौन शामिल है? आनंद महिंद्रा और MS धोनी, पूर्व क्रिकेटर। इसके बाद ये दिल्ली गवर्नमेंट बिजनेस ब्लास्टर्स करके कैंपेन लाई है। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, इसको आप याद रखिएगा, ये दिल्ली में चलाया गया है। ठीक, ये सरकारी स्कूलों में वहाँ पर चलाया जाएगा। इसके बाद नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन, ये जो है कृषि मंत्री ने 26 अगस्त 2021 को किसानों के लिए लॉन्च किया था। नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन फॉर फार्मर्स, IRAST, जिसको हम लोग आई रास्ते पोर्टल बोल सकते हैं और आई रास्ते प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। तो आई रास्ते प्रोजेक्ट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है। ये अभी पायलट बेसिस पर नागपुर में शुरू किया गया है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आई रास्ते प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ पर शुरू किया था? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है? एक्सीडेंट्स को कम करना है, रोड एक्सीडेंट्स को। इसके बाद आपका फेसलेस परिवहन पहल, इसको भी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुल मिलाकर पूरा करिकुलम एक बार रिव्यू करना चाहती है। तो इसको हेड कौन करेंगे? करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी को हेड करेंगे के कस्तूरी रंजन। ठीक है, मेरा काम मेरा मान योजना ये कौन लेकर के आया है? पंजाब की गवर्नमेंट। ठीक, इसके तहत क्या किया जाएगा? शॉर्ट टर्म की स्किल ट्रेनिंग दी जाने वाली थी यूथ को। मेरा काम मेरा मान योजना, ये BPSC से संबंधित लोग देख सकते हैं। BPSC परीक्षार्थी की चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम लॉन्च की गई है बिहार के मंत्रिमंडल के द्वारा। कुल मिलाकर आपके 1,14,667 वार्डों में स्ट्रीट लाइटनिंग की जाएगी वहाँ पर। इसके बाद आपका सुजलम कैंपेन, सुजलम कैंपेन जल शक्ति मंत्रालय का है और इसको लॉन्च किया गया है। 100 दिवसीय अभियान है। कुल मिलाकर ODF प्लस स्टेटस जो है कंट्री के विलेजेस जल्दी हासिल करें, इसको देखना है। प्रोजेक्ट उड़ान, ये उड़ान योजना से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। प्रोजेक्ट उड़ान लेकर के आया है IIT बॉम्बे। तो इसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज जितने भी हैं, या तो इंग्लिश में है या तो फिर हिंदी में भी कुछ कुछ किताबें आती हैं। इसमें पूरा इंजीनियरिंग कोर्स बेसिकली 95% इंग्लिश पर आधारित है। तो इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए IIT बॉम्बे ने यहाँ पर लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उड़ान। ठीक है, इसके बाद आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना, इसको अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछ लें सिर्फ इतना कि आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना किस राज्य में आई थी आपकी? ठीक है, तो ये आपकी आई थी अरुणाचल प्रदेश में सितंबर मंथ में। पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति नियुक्त की है और समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? श्री अशोक कुमार टंडन। ठीक, अशोक कुमार टंडन करेंगे अध्यक्षता एक कमेटी की जो रिव्यू करेगी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के प्रोविजंस के बारे में। समृद्ध स्कीम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने और इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है स्टार्टअप इकोसिस्टम का संवर्धन करना भारत में। ऐसे ही समर्थ योजना लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समर्थ योजना है। ठीक, स्पोर्ट्स इवेंट्स हम लोग देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैरालंपिक है, जैसे पिछले मंथ में ओलंपिक थे। तो पैरालंपिक में अवनी लेखारा ने पहला गोल्ड जीता था पैरालंपिक 2020 में, और साथ ही 2 गोल्ड पैरालंपिक में जीतने वाली पहली महिला बनी है ये। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो अगर पूछ लें कि अवनी लेखारा जो है कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी शूटिंग से। ठीक, शूटिंग से, निशानेबाजी से नहीं, वो आर्चरी होता है।
साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेल स्टेन ने रिटायरमेंट ले लिया है, बस इतना याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, जो लोग क्रिकेट नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका से क्रिकेट खेलते थे फास्ट बॉलर डेल स्टेन, अब वो नहीं खेलेंगे, बस इतना आप याद रखिए। तो ये आपको पता है 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है एक ही पैरालंपिक में, एक उन्होंने गोल्ड जीता, एक उन्होंने जीता ब्रॉन्ज। ठीक, तो इसके बाद है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2021 जो हुई थी, इसमें इंडिया ने जो है कितने मेडल जीते कुल मिलाकर 15, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। तो कितने मेडल जीते वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2021 में इंडिया ने? 15। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए MS धोनी को मेंटर बनाया गया था, जो कि T20 वर्ल्ड कप इस साल होना है अक्टूबर-नवंबर में UAE और ओमान में। नॉर्वे शतरंज ओपन, तो नॉर्वे चेस ओपन 2021 में डी गुकेश ने जो है ये इसको जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। US ओपन का बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये आना ही आना है किसी न किसी आगे एग्जाम में। पुरुष एकल विजेता डेनियल मेडवेडेव, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था, और महिला एकल विजेता एम्मा राडुकानु बनी है, और इन्होंने हराया है लेला फर्नांडिस को। ठीक है, लेला फर्नांडिस को। इसके बाद एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 में पंकज आडवाणी ने आमिर शरखोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीत ली है। उत्तर कोरिया बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया है, और उत्तर कोरिया ने बेसिकली टीम नहीं अपनी भेजी थी ओलंपिक में, तो इनको जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो है विंटर गेम्स, बीजिंग विंटर गेम्स जो है उससे इन्हें निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगस्त 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं जो रूट, इंग्लिश टीम के कैप्टन, इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कैप्टन जो रूट को बनाया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त का, और एमियर रिचर्डसन को ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। ठीक है, पंकज आडवाणी ने दोहा में एक और खिताब जीता। ठीक है, दोहा कतर में फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह को हराकर IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप में जीत हासिल की। ठीक, ये उनका 24वां वर्ल्ड टाइटल है। भारत के अभी तक 69 ग्रैंड मास्टर थे, अब ये लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं R राजा ऋत्विक। ठीक, वारंगल तेलंगाना से हैं, ये भारत के लेटेस्ट 70वें ग्रैंड मास्टर हैं R राजा ऋत्विक। इसके बाद महिला टेनिस प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं टेनिस इन द लैंड कॉम्पिटिशन, तो क्लीवलैंड US में हुआ था ये आपका टेनिस इन द लैंड कॉम्पिटिशन। तो इसमें महिला एकल विजेता रही थी आपकी एनेट कॉन्टोविट, और महिला एकल उप विजेता रही थी इरिया कैमिलिया, क्योंकि इसमें सिर्फ वुमेन वाले गेम्स होते हैं तो हाल ही हम ये याद रखेंगे, वुमेन इन द लैंड ओपन था ये। भारत के जसप्रीत बुमराह जो है 100 विकेट लेने वाले सबसे फास्टेस्ट बॉलर बन गए, यानी कि सबसे कम मैच खेलते हुए 100 विकेट निकालने वाले भारत के पहले बॉलर बने हैं। 24वें टेस्ट में इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। ठीक, ये जो क्रिकेट रिलेटेड फैक्ट है काफ़ी पूछे जाने की संभावना है। फर्स्ट वुमेन टीम जिसने T20 मैच में 200 से अधिक रन से किसी को हराया हो वो कौन सी टीम बन गई है? तंजानिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम। ठीक, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन में कि तंजानिया कब से क्रिकेट खेलने लगा, बस यही जो है UPPCS खेल कर सकता है या फिर बाकी आयोग। तंजानिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने मोजाम्बिक की वुमेन्स क्रिकेट टीम को 200 से अधिक रन के अंतर से हराया था। ठीक, तो कुल मिलाकर ये है कि 200 से अधिक रन से 2 बार हराने वाली टीम बन गई। एक बार पहले भी हरा चुके हैं 2019 में 268 रन से, और एक बार फिर से 200 रन से पराजित कर दिए। ठीक है, ये है यहाँ पर। इंग्लैंड क्रिकेट से जो मोइन अली खेलते थे उन्होंने जो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, बस ये याद रखिए। उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक के कुछ फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। टोक्यो पैरालंपिक में जो 1 लाइनर लिखे हुए हैं यही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि ये 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक था। ठीक, जापान में आयोजित किया गया टोक्यो में। उसके बाद इसका उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया था। टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था इसमें। इसके बाद जेवलिन थ्रोअर टेक चंद भारत की तरफ से यहाँ पर ध्वजवाहक थे, पहले दूसरे रहने वाले थे लेकिन उनको कोविड हो गया था। उसके बाद समापन समारोह में अवनी लिखारा भारत की ध्वजवाहक रही। ठीक, उसके बाद हारमोनियस कैकोफोनी जो था इसका शीर्षक था। ठीक, और जो है भारतीय दल ने जो है कुल मिलाकर कितने पदक जीते? 19 जीते। काफ़ी पदक इस बार निकाले गए, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आ गई आपकी मेडल टैली। मेडल टैली अच्छे से आप देख लीजिए यहाँ पर। सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके थे? चाइना के। ठीक, और सबसे ज़्यादा टोटल मेडल भी चाइना के थे। तो टॉप 3 ये जरूर आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ इंडिया वाला। कभी कभी ये मेडल टैली ही दे देते हैं उठा के ऑप्शंस में और आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है BPSC में कि पूरी की पूरी मेडल टैली पूछी गई थी। तो ये भारत वाला जरूर याद रखिएगा, ये टॉप 2 इतना याद रख लेंगे बस काफ़ी होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो भारत की तरफ से जो मेडल लाए हैं वो कौन कौन सा खेल खेलते हैं, बस ये आपको जरूर देखना है। जैसे भाविना पटेल, ये वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस में इन्होंने जीता था ये सिल्वर। उसके बाद निशात कुमार, इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में जीता। अवनी लेखारा, ये जो है हमने आपको बता दिया शूटर हैं ये। उसके बाद देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक जेवलिन थ्रो करते हैं नीरज चोपड़ा की तरह। इसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने कांस्य जीता, ये भाला फेंक में जीता। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता। सुमित अंटिल ने स्वर्ण जीता भाला फेंक में। सिंहराज अघाना ने जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जो है ब्रॉन्ज जीता। मरियप्पन थंगवेलु, ये ऊंची कूद में जीते हैं। शरद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से पुरुषों की ऊंची कूद। कोई हमको ये कमेंट करके बताइए कि प्रवीण कुमार जिन्होंने ऊंची कूद में से जीता है रजत, ये कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, आप बताइए कमेंट करके। उसके बाद अवनी लेखारा, ये आपको दूसरा इवेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। इन्होंने एक तो आपका जीता है ऊपर गोल्ड और एक ब्रॉन्ज भी जीता है। ब्रॉन्ज जीता इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन शूटिंग में। हरविंदर सिंह पंजाब से, इन्होंने व्यक्तिगत रिकर्व में ओपन तीरंदाजी में जीता आपका ब्रॉन्ज। मनीष नरवाल, ये पुरुषों की 50 मीटर एयर पिस्टल से, यानी कि ये भी जो है शूटिंग करते हैं। और सिंहराज अधाना, ये भी शूटिंग करते हैं। ठीक,
इसके बाद समिट्स पर आ जाते हैं। एससीओ के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी तजिकिस्तान की अध्यक्षता में। भारत की तरफ से कौन गए थे? राम अर्जुन मेघवाल। ठीक, ये आपको याद रखना है, बस दो चीजें। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो है इसका आयोजन बिहार नालंदा में होगा नवंबर 1920 को। ठीक है, इसके बाद आपका संसद के अध्यक्षों का 5वां वैश्विक सम्मेलन वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। भारत की तरफ से कौन गए थे? भारत के स्पीकर ओम बिरला। इसके बाद ब्रिक्स के कई सारे सम्मेलन हुए थे। युवा वैज्ञानिक सम्मेलन हो गया, कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हो गया, स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो गया। तो इसमें जो भारत के कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या फिर जो है कोई भी सम्मेलन जिससे रिलेटेड है उसी के मंत्री इसमें शामिल हुए थे। ये बताने की जरूरत नहीं। जैसे क्लाइमेट समिट हुई थी तो इसमें जो है इससे संबंधित यहाँ पर गए थे। तो मतलब ब्रिक्स की अध्यक्षता 2020-21 के टर्म में भारत कर रहा है। तो ये भारत के कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो जरूरी हैं, वो यहाँ पर बता दिए जाएंगे आपको। ये एक जरूरी है, जैसे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ था पिछली बार जब लखनऊ में डेफएक्सपो हुआ था। अब कहा जा रहा है कि अब हर बार जब भी डेफएक्सपो हुआ करेगा तो भारत अफ्रीका से रक्षा वार्ता किया करेगा। इसको जो है परमानेंट कर दिया जाए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक, कि जब डेफएक्सपो होगा तब तक भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता कराई जाए। तो अगला डेफएक्सपो कहाँ पर प्रस्तावित है? गुजरात के गांधीनगर में। तो अगला इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी वहीं पर होगा और उसकी थीम रहेगी इंडिया अफ्रीका अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? कहीं पर नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। और इस बार इसकी थीम क्या थी? बाउंसिंग बैक रिजाइलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे इसमें? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2+2 डायलॉग ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। भारत अभी तक सिर्फ अमेरिका और जापान के साथ 2+2 डायलॉग करता था और अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये करना शुरू किया है। ये काफ़ी जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स प्लस यूटीज, ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात के केवड़िया में। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? स्मृति ईरानी ने। गुजरात केवड़िया में हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का उद्घाटन हुआ था। अजीत डोभाल इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे और इस बार इसका विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफी, ये यहाँ पर इसको सही करेंगे हम लोग। शिक्षक पर्व का पहला सम्मेलन ये हुआ था, इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसके बाद भारत सरकार ने भारत यूके काउंसलर वार्ता की मेजबानी की थी और भारत यूके के साथ पहली बार एक काउंसलर डायलॉग कर रहा था और इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे आपके देवेश उत्तम और यूके की तरफ से थे जेनिफर एंडरसन। समिट में ये वाला काफ़ी जरूरी है, G20 समिट 2023 वाली जो होगी उसकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा? भारत। ठीक, और वो समिट भी भारत में ही होगी। तो कुल मिलाकर के 1 दिसंबर 2022 से इटली की अध्यक्षता खत्म हो रही G20 में और ये अध्यक्षता किसको मिल जाएगी? भारत को। ठीक, तो भारत में होगा आपका G20 समिट 2023 वाला। उससे पहले आप याद रखिए कि 2022 वाला कहाँ से होगा? 2022 वाला होगा इंडोनेशिया के बाली से। 2022 G20 समिट इंडोनेशिया के बाली में। 2023 वाली मोस्ट प्रोबेबली भारत के दिल्ली में होगी और 2021 वाली इटली रोम में हुई है। इतना ध्यान रखना काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार भारत इसमें अध्यक्षता कर रहा है और इसकी थीम एक बार जरूर देख लीजिएगा। थीम है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये जो सी वाली जो चीज़ें हैं इसमें पूछ लेंगे कि ब्रिक्स कोऑपरेशन का विषय क्या नहीं था, इस तरीके से भी नटखट वाले सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कंटिन्यूटी है एक सी से, कंसोलिडेशन है और एक कंसेंसस है। और हिंदी मीडियम वाले इसमें ना पढ़िए कि इसमें बताया नहीं आपको, उसमें भी जो है यही लिख देते हैं देवनागरी से, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस। तो आप यही टर्म याद रखिए हिंदी मीडियम वाले भी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 76वें सत्र में नरेंद्र मोदी ने इसमें सभा को संबोधित किया था न्यूयॉर्क में। ये कुल मिलाकर आपका 76वां सेशन था, याद रखिएगा। और इंडिया की मेंबरशिप 1 महीने के लिए थी, अगस्त मंथ के लिए, वो खत्म हो गई है 30 सितंबर को, ये भी आप याद रखिए। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये हमने किस देश के साथ किया है? ये किया है यूएस के साथ। ये सबसे जरूरी वाला फैक्ट हो गया ये। और इंडिया यूएस का आपका इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा भी है, इसकी अवधि भी ध्यान रखिएगा कब तक के लिए है? 2030 तक के लिए है। ठीक है, एससीओ की 21वीं बैठक हुई थी, ये शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद थी बेसिकली, और हाइब्रिड मोड में हुई थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी और वैसे भी जैसे होती है फिजिकल मीटिंग। तो डॉक्टर एस जयशंकर भाग लेने के लिए इसमें दुशानबे गए थे और नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इस मीटिंग में जुड़े थे। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो इस समय एससीओ की अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, तजिकिस्तान के द्वारा की गई थी। और ये बैठक हुई भी तजिकिस्तान के दुशानबे में हुई थी और भाग लेने गए थे डॉक्टर एस जयशंकर। नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था वर्चुअल तौर पर ही। उसके बाद ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट हुई थी, तो इसमें भी जो है चूंकि भारत इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष है तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश भूषण के द्वारा की गई थी। और इसमें जो शामिल हुए थे हमारे मंत्री वो थे डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। ठीक, भारती प्रवीण पवार। उसके बाद पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन ये दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, अमित शाह की अध्यक्षता में। पहला सहकारी सम्मेलन हुआ था, सहकारिता सम्मेलन इसको कह सकते हैं। आप हमको कमेंट करके बताइए कि सहकारिता मंत्रालय हमारे किस नंबर की मिनिस्ट्री है?
एक और समिट जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट। ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी जिनेवा में, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी इसकी थीम थी। शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी जिनेवा में हुई थी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन याद रखिएगा। इसके बाद आपका पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन यानी कि न्यूट्री सीरियल स्टेक होल्डर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 3.0, ये कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में। ये बहुत जरूरी। तो हैदराबाद में किसके द्वारा ये हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा हुई थी, और इसमें सहयोग था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का। और इसकी थीम थी रन फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, आप जानते हैं, तो इसी के एक प्रिकर्सर के रूप में ये मीट हुई थी हैदराबाद में। इसके बाद आपका पर्यावरण पर पहली भारत जापान उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? बस ये देखिए, भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? बस ये याद रखिए, जलवायु परिवर्तन मंत्री जो इस समय भूपेंद्र यादव, ये शामिल हुए थे। जापान की तरफ से वहाँ के पर्यावरण मंत्री आए थे, काइजुमी शिनजिरो आए थे। ठीक। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। बस इतना याद रखना है आपको। व्हाइट हाउस में क्वाड समिट हुई थी, तो क्वाड देशों के यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, क्वाड कंट्रीज के, उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद रैंक्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें एटलीस्ट आप टॉप 4 तक याद रखिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। टॉप पर स्विट्जरलैंड, फिर सेकंड पर स्वीडन, फिर अमेरिका, फिर यूके। भारत का स्थान इस बार 46वां है। लास्ट ईयर का स्थान आप कमेंट करके बताइए क्या था। और इसमें कुल मिलाकर 132 इकोनॉमीज को रैंक किया गया है। FSSAI के द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है, यानी कि FSSAI थर्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको जारी किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। जितनी रैंकिंग दी है इनमें देखिए, बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पर है फूड सिक्योरिटी के मामले में। ठीक है, तो इसमें टॉप कम से कम तीनों कैटेगरी में आपको जरूर याद रखना है, छोटे स्टेट में, बड़े स्टेट में और यूटीज की कैटेगरी में। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 आ चुकी है, और इसमें टॉप पर रखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, जो कि यूके में है। इसमें भारत के कौन से संस्थान शामिल हैं आपके टॉप 500 में? एटलीस्ट उनके नाम जरूर याद रखिए, भले ही ये रैंकिंग ना याद रहे आपको। तो IISc बेंगलुरु है, IIT रोपड़ शामिल है, और IIT इंदौर शामिल है। ठीक। उसके बाद टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट आ गई। उसमें भारत से कुछ लोग शामिल किए गए हैं, जैसे कि आपके आधार पूनावाला, नरेंद्र मोदी, और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का नाम इसमें शामिल किया गया है। वर्ल्ड की अगर बात करें तो जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, इन सब का नाम इसमें शामिल किया गया है। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स, प्रिंस हैरी और मेघन क्लार्क, इनका भी नाम शामिल किया गया है। और अब्दुल्ला गनी बरादर का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक आया नीति आयोग का। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक डैशबोर्ड में टॉप 5 जिले जो हैं वो कौन से हैं? उसमें सबसे पहला वाला आप जरूर देखिएगा कि पूर्वी सिक्किम का सिक्किम जिला टॉप पर है, फिर गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा का टॉप पर है, फिर उत्तरी त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा से टॉप पर है। एटलीस्ट ये टॉप 3 आप याद रखिए। अंतिम में कौन है? अंतिम में आपका किफिर जिला है, ये आपका नागालैंड में, ये आप याद रखिए। ठीक, इतना काफ़ी होगा इस SDG डैशबोर्ड में। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। ठीक है, तो इन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की है, एक आउटलुक जारी किया है कि अभी कौन है 2019 में, और 2030 में कौन होगा, 2050 में कौन होगा। तो 2019 में टॉप पर है आपका US, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है, फिर यूके है, और भारत का स्थान इसमें आता है 8वें नंबर पर। लेकिन भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा बन जाएगा 2050 तक इनके हिसाब से। तो बस ये आप याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का एक डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड होता है। तो डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और इस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ये टॉप पर है। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा किसके होते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के। इसके बाद आपका हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट, ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है, यानी कि उसमें स्टार्टअप्स का कितना योगदान है इसको देखता है ये आपका हुरून यूनिकॉर्न की लिस्ट की कितने कितने स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आते हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट जो है इकोसिस्टम आपका US में है, और उसके बाद चाइना में है। इसके बाद आपका ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट आई है। ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट रोबो बैंक के द्वारा जारी की गई है, और इसमें अमूल को रखा गया है 16वें स्थान पर। ठीक है, अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया भारत से। तो मतलब कुल मिलाकर जितनी भी डेयरीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे विश्व में, उसमें सबसे ऊपर आता है आपका लैक्टालिस जो कि फ्रांस से है, और नेस्ले है स्विट्जरलैंड से, और अमूल जो है ये 16वें स्थान पर है भारत में। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की, यानी कि आपकी NIRF की रैंकिंग आ गई है। शिक्षा मंत्री जी ने जारी की है रैंकिंग।
पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय जारी करता था, अब शिक्षा मंत्रालय करता है। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप संस्थान कौन है भारत का, ये जरूर याद रखिएगा, IIT मद्रास। ठीक, इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं, मेडिसिन की कैटेगरी, आपकी विधि कॉलेज की कैटेगरी, आपकी आर्किटेक्चर की कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हमने लिए। ओवरऑल में आप याद रखिएगा नाम IIT मद्रास का, फिर आप यहाँ नाम याद रखिएगा विश्वविद्यालय की कैटेगरी में IISc बेंगलुरु का। उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद टॉप पर है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में, और कॉलेजेस की कैटेगरी में एक बार फिर से टॉप पर है मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब नहीं जारी की जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जारी करना बंद कर देगा, तो वो होगी आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और वाकई में कई बार अनियमितता देखने को मिलती है इनकी रिपोर्ट में, तो इसी के चलते अब ये नहीं जारी किया करेंगे। फोर्ब्स की एक सूची आई है आपकी सर्विलांस सिटीज़ की, यानी कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा सर्विलांस है, यानी कि कुल मिलाकर कैमरे सबसे ज़्यादा किस सिटी में लगे हैं पूरे विश्व में। तो विश्व में सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में दिल्ली टॉप पर है इनकी सूची में, फिर लंदन है, फिर चेन्नई है, मुंबई इसमें 18वें स्थान पर है। ठीक है, तो दिल्ली इसमें टॉप पर है फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कैमरे लगाने वाली सिटीज़ की सूची में, याद रखिएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की सेफ सिटीज़ की लिस्ट आ गई है, लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट भी जारी करते हैं। तो लिवेबल की तो पहले आ गई थी जून में, ये सेफ सिटीज़ की लिस्ट में टॉप पर उन्होंने रखा है कोपेनहेगन को, डेनमार्क की कैपिटल है, फिर टोरंटो को, फिर सिंगापुर को, फिर सिडनी को, फिर टोक्यो को। ठीक, 60 सिटीज़ को इन्होंने रैंक दी है। तो अब हम आ जाएंगे MCQ सेक्शन पर। MCQs यहाँ पर करेंगे और उसमें उन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर कर लेंगे जो किसी भी सेक्शन में नहीं डाले जा सकते थे। उससे पहले कुछ ये वाले फैक्ट क्लियर कर लेते हैं, आपको काफी कंफ्यूजन है इसमें। आज की डेट तक संचालित देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में जो है वो कहाँ पर है, कुमुती तमिलनाडु में। और जो ये बता रहा हूँ यही एग्जाम में माना जाएगा। अभी ऐसा क्यों है इसका आपको प्रूफ भी देते हैं। इसके बाद इस समय तक संचालित देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपको कि नर्मदा वाला होगा कि रामगुंडम वाला होगा। इस समय तक मैं बता रहा हूँ संचालित देश का तैरता हुआ सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है सिमाद्री में। इसका उद्घाटन किया गया अभी आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, सिमाद्री थर्मल स्टेशन। इसकी कैपेसिटी करीब 75 मेगावाट बताई जा रही है। ध्यान रखिएगा आज के समय तक संचालित, ये हम आपको बता रहे हैं, फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट्स नहीं। नर्मदा खंडवा में जो बन रहा है 600 मेगावाट वाला वो फ्यूचर का है। रामगुंडम में जो बन रहा है वो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो कि 2022 के आसपास ऑपरेशनल होगा। इस समय ऑपरेशनल में अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको यही लगाना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद इस समय तक संचालित देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क की अगर बात करें तो ये भदला जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। भविष्य में सबसे बड़े कौन होंगे, ये DD न्यूज का ऑथेंटिक सोर्स है। इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रामगुंडम तेलंगाना में होगा 2022 में। लेकिन उससे भी बड़ा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट तैरता हुआ 600 मेगावाट कैटेगरी का ओंकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर में बनने वाला है, लेकिन वो ऑपरेशनल हो पाएगा 2023 तक। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर कहानी। तो यहाँ पर मैं पूरा स्टेटमेंट रीड नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लर्न करने हैं उसको अंडरलाइन करके लाएं इस बार। तो आप देखेंगे कि सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला और उसको नीचे जो है सीक्वेस्टर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, आइसलैंड में। इसका कथन सही है। उसके बाद NGT ने अभी डिस्ट्रिक्ट संभल उत्तर प्रदेश में जो धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड है इस पर इसकी इकाइयों पर 20 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। ठीक है, उसके बाद स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर क्यों अलग है, ऐसा क्या खास बात है जो दूसरों में नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोग क्लेम क्या करते हैं, तो क्लेम ये है कि जो अभी आपकी भारत में वर्ष 2020-2025 तक इथेनॉल सम्मिश्रण संबंधित योजना पर जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये सब तो सबने बताया कि उसमें क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं लिखा है कि जो ये रिपोर्ट है ये किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी ने तैयार की है। तो ये जो रिपोर्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 2020-2025 इसको तैयार किस कमेटी ने किया है, राकेश सरवल कमेटी ने। ठीक है, ये किसी ने नहीं बताया। तो ये डिफरेंस है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर में और अदर करंट अफेयर में। राकेश सरवल कमेटी की जो रिपोर्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया इन 2020-2025 इसको प्रेजेंट किया है मोदी जी ने, लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली जो आपकी विशेषज्ञ समूह है उसकी अध्यक्षता की है राकेश सरवल ने, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी है डॉक्टर राकेश सरवल। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने किस देश को पूरा फाइनेंशियल एड रोक दिया है, ऑब्वियसली इसका आंसर अफगानिस्तान होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और दूसरे इवेंट में 50 मीटर वाले में ब्रॉन्ज जीता। तो इस तरीके से 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरालंपियन बन गई हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक महत्वाकांक्षी फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव शुरू किया है, सही है। उसके बाद आपका अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया श्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2021 में जो है हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए, हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे श्री सुनील शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस स्टेट के फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक कैटल आइलैंड जो है
वन ऑफ द 3 आइलैंड जो है हीराकुड रिजर्वायर में, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया है। तो हीराकुड कहाँ पर है, वही इसका आंसर हो जाएगा, ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद वांचुआ फेस्टिवल जो है, वांचुआ फेस्टिवल तिवा ट्राइब बनाती है अच्छी फसल के लिए। तिवा ट्राइब को लांगलुंग के नाम से जाना जाता है, लालुंग, और ये असम और मेघालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो तिवा ट्राइब या लालुंग ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, असम और मेघालय में, याद रखिएगा। ट्राइब्स काफ़ी पूछी जा रही हैं आजकल एग्जाम्स में। उसके बाद गढ़तांग गली लकड़ी के पुल का अनावरण किया गया है और इसको पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। गढ़तांग गली का पुल कहाँ पे है, आप कमेंट करके बताइए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में बात कर ही चुके हैं। इसमें दिव्यांग लोगों ने चढ़ाई की थी सियाचिन ग्लेशियर पर, जो कि कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आपका युद्ध का मैदान है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। श्री शक्ति चैलेंज के बारे में आपको बताना है। माई गॉव और यूएन विमेन का इनिशिएटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वुमेन एम्पावरमेंट का है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। अब इसमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफआई इंडेक्स शुरू किया है, यानी कि फर्स्ट कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, आरबीआई ने जारी किया ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो उसके बाद है कि प्रेसिडेंट जी ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग परिसर का उद्घाटन किया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे खुले, मतलब कहाँ पे ओपन किया गया, प्रयागराज इलाहाबाद में, और इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया परिसर भवन की भी आधारशिला रखी गई है अभी सितंबर मंथ में। इसके बाद कोयला मंत्रालय की लिग्नाइट पीएसयू ने इस वर्ष तक बायो रिक्लेमेशन प्लांटेशन के अंतर्गत 2385 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो ये चलाया है आपका गो ग्रीनिंग कैंपेन। ठीक है, गो ग्रीनिंग। उसके बाद अगस्त 2021 में भारत ने कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता और आपकी लार्ज हाइड्रो पावर परियोजनाओं को छोड़कर 100 गीगावाट की महत्वपूर्ण आंकड़े को छू लिया था। हमने वैसे पिछली बार भी बताया था, अगर आपको याद हो। 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम इंक्लूड कर चुके हैं, जिसमें लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, क्योंकि लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को रिन्यूएबल नहीं माना जाता है। उसके बाद भारतीय स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में 4थे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर, पवन ऊर्जा में 4थे स्थान पर है। तो ये आप याद रख सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी भारत का एम्बिशियस टारगेट क्या है, 2030 तक 450 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का। इसके बाद नेशनल एडिबल ऑयल मिशन। ठीक, और इसमें जो है इसका लक्ष्य याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, 9 अगस्त को लॉन्च किया गया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के बारे में। इसके बाद हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनमें से किस सेंचुरी के आसपास के एरिया को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया, यानी कि इको सेंसिटिव जोन। तो इसको घोषित किया है दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ये छोटा सा अपडेट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपकी एनबीएफसी है। इसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ध्यान रखिएगा, यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत का पहला जारी किया गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 2017 के बाद भारत से पहला यूरो बॉन्ड जारी हुआ है कोई। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने अभी संन्यास की घोषणा की है। इनकी कप्तानी में T20 विश्व कप कब जीता गया था, ये आपको बताना है, या बताइए कमेंट करके। अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत काम कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ATL यानी कि आपकी अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के साथ मिलकर के, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें 6 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, ये भी आप नोट करिएगा। भारत की पहली ओपन कास्ट खदान में उत्खनन इंजीनियर के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, ये नियुक्तियों में हम देख चुके हैं, शिवानी मीणा। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एम्स ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, पोषण अभियान सही पोषण देश रोशन, पोषण माह जो मनाया जा रहा है सितंबर में, उसके तहत। और गुजरात गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि 89 इंडोर स्टेडियम्स वो अपने स्टेट में बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2। एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग बताना था, तो रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है, मतलब गुजरात नहीं बनाएगा, ये ओडिशा की गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, ओडिशा सरकार ने घोषणा की है, ना कि मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो रॉन्ग इसमें हो जाएगा सेकंड ओनली, बी हो जाएगा इसमें आंसर, ना कि डी। 18 सितंबर को भारत की पहली मोबाइल संगीत कक्षा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। और ये भारत की पहली मोबाइल म्यूजिक बस भी इसको कहा जा रहा है। इनमें से भारत के किस नौसेना पोत ने अभी मतलब ये नाम लिखा हुआ है, INS हंस ने अपनी हीरक जयंती यानी कि कमीशन होने के 50 साल कब सेलिब्रेट किए। तो INS हंस ने सेलिब्रेट किए हैं ये 50 साल आपके 5 सितंबर 2021 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ गगनयान मिशन में समझौता हुआ है कि कोकोस कीलिंग द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया से वहां पर से निगरानी करने में सहयोग करेगा ऑस्ट्रेलिया गगनयान मिशन के लिए, सही है। उसके बाद सुपर 30 के संस्थापक को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस महीने 2 अवार्ड मिले हैं, एक साराभाई टीचर साइंटिफिक नेशनल ऑनरी अवार्ड और दूसरा हमने आपको सेक्शन वाइज में बताया था ब्रह्मानंद पुरस्कार। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा? तो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, अब इसको सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क से जाना जाएगा, ओरांग नेशनल पार्क नाम से। ये असम में है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन है, आपको बताना है। इन्होंने बुडापेस्ट हंगरी में एक शतरंज टूर्नामेंट में इनको हरा करके वेजर कैप्सो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता था। तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर राजा ऋत्विक, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमान महानिदेशालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और निम्न में से किस आईआईटी को ड्रोन नियम 2021 में ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है? तो ड्रोन उपयोग की अनुमति दी गई है आईआईटी मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव, ये कई दिन से तेलंगाना इसके लिए काम कर रहा था और फाइनली 11 सितंबर 2021 को डिलीवरी की गई मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव के तहत। कहाँ से? तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हाल ही में एक खोज की गई है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार मरुस्थल से किस जानवर की 3 प्रजातियों के 3 पैर के निशान पाए गए हैं? तो डायनासोर्स के पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो डायनासोर की 3 प्रजातियों से संबंधित है यूब्रॉन्टिस और आपका ग्रेलेटर टीनियस। हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु बेसिकली और ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपना राजकीय पक्षी किसने घोषित किया है? लद्दाख ने, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु कार्यवाही और वित्तीय संग्रहण संवाद यानी कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किया है? ये किया है यूएस के साथ, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि पारादीप पोर्ट द्वारा पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के पास एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। पहली बार किसी पोर्ट में ये आपका एक्सरे स्कैनिंग सिस्टम है, जिससे जो तलाशी लेने में आसानी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अभी सितंबर में आरबीआई मानदंडों के उल्लंघन करने के लिए 5 पेमेंट एग्रीगेटर्स पर जुर्माना लगाया है, यहाँ पर पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स पर बेसिकली। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आरबीआई से संबंधित भी अपडेट आ जाते हैं कभी कभी, किसी पर जुर्माना लगाया, किसी का लाइसेंस कैंसिल किया, तो वो भी आप देखिएगा। उसके बाद 2021 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में मेसर सहारा फ्रोजन फ्रूट्स का शुभारंभ किया गया? मेजर सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया गया है मुरैना में। ये थोड़ा एमपी स्पेसिफिक, लेकिन एमपी वाले देखिएगा इसको केवल। हाल ही में किस राज्य में पाई जाने वाली प्रसिद्ध हाथी चिली जो है और तोमलोंग संतरा, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है मणिपुर से, हाथी चिली और आपका तोमलोंग संतरा मणिपुर से। ये आपको स्कीम सेक्शन में बताया जा चुका है। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना किससे शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला हैदराबाद स्थित बीएचईएल के अनुसंधान और विकास केंद्र में उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, ये सही है। उसके बाद है खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग वीक मनाया गया, ठीक है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला, और ये आपका यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला किस जिले में रखी गई है? इस तरीके से भी आ सकता है रिवर्स, तो आप याद रखिएगा अलीगढ़ में। इसके बाद गोरखपुर में राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के नाम से, इसकी आधारशिला किसने रखी है आपको बताना है। इसकी आधारशिला रखी है पीएम मोदी जी ने। और अगर आपसे पूछ ले प्रयागराज में नई हाईकोर्ट बिल्डिंग और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किससे रखी है, तो प्रेसिडेंट जी ने। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। हाल ही में पेप्सिको ने अपना प्लांट लगाया है मथुरा में, वहाँ पर लेस चिप्स बनाई जाएगी, ये सही है। उसके बाद है कि नीमा बेन आचार्य नाम से पहली महिला स्पीकर बनी है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बहुत करेक्ट है यहाँ पर। जब भी कभी ऐसे इवेंट्स हो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, सारे तो नहीं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आए, उसमें आप देखिएगा जैसे अजंता नियोग को पहला फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था असम में, तो वो हमने करवाया था। इसके बाद भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में अपने हरित रणनीतिक साझेदारी के एक भाग के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को शुरू किया है, यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड दिल्ली में शुरू किया गया है। अपनी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत किस देश के साथ कर रहा है ये? तो भारत की ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है डेनमार्क के साथ। आपको बताया होगा हमने जुलाई मंथ में कि डेनमार्क जल्द ही तमिलनाडु में एक आपका ऑफशोर विंड पावर प्लांट शायद स्थापित कर सकता है, तो उसी के क्रम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड अभी खोला गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। मोदी जी ने जलियांवाला बाग स्मारक
का उद्घाटन किया था, जो कि अभी पुनर्निर्मित किया गया है, और संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया था। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन 1 एंड 2। इसके बाद है कि 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किसके साथ मिलकर राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर सेट्टा गंधव खंड पर भारतीय वायुसेना के लिए पहला देश का आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। ठीक है, तो ये आपकी एयरफोर्स के लिए सेट्टा गंधव सेक्शन पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी के द्वारा संयुक्त रूप से, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद गांधी दर्शन और स्मृति समिति के बारे में बताना है। हाल ही में विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति का सृजन कब हुआ था? 1984 में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जैसे भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व पटना में आने वाला है, तो वैसे डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर आएगा आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। बुजुर्गों की बात देश के साथ के बारे में आपको बता चुके हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही है। इसमें बस ये आपको ध्यान रखना है जो पूछे जाने लायक है कि बुजुर्गों की बात देश के साथ में कितने वर्ष के बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा। कम से कम 95 वर्ष, और ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने 18 वर्ष अपने आज़ादी के पहले इंडिया में बिताए हों। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, ये किताब किसने लिखी है? ये हम देख चुके हैं पीछे करंट अफेयर में, उत्पल कुमार बनर्जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इंडिया @75 मिशन के तहत 75 देश के दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। भारत का पहला आत्मनिर्भर कॉर्नर कहाँ पे स्थापित किया गया? इंडियन एम्बेसी जो बैंकॉक थाईलैंड में है, इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको स्थापित किया गया था। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद ट्राइफेड भी जो है आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करेगा 75 करीब फॉरेन एम्बेसीज में, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और फ्रांस सरकार ने मॉर्सिले नाम की जगह पर 3 से 11 सितंबर के बीच IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशनल कांग्रेस 2020 का आयोजन किया। सही है। ठीक है, वैसे इसको जून में होना था लेकिन कोविड की वजह से टल गया था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। नीति आयोग ने किस विश्वविद्यालय के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है आपका सितंबर में? ये किया है गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात यूनिवर्सिटी में जो है उसके साथ समझौता किया है। शिक्षक पर्व का उद्घाटन 7 सितंबर को किया गया था। शिक्षक पर्व 2021 की थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स। ठीक, आंसर हो जाएगा इसमें सी। इसके बाद है आपका अगस्त 2021 में व्यावसायिक कंपनियों को संवेदनशील निजी डेटा एकत्र करने से रोकने के लिए एक व्यापक निजता कानून अभी कौन सा देश लेकर के आया है? चाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मंथन इनिशिएटिव के बारे में विचार करना है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने मंथन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कुल मिलाकर ये उद्देश्य है कि जितनी भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो फेस कर रही हैं, उनको कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट दिए जाएं। तो आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर सी। आयुष आपके द्वार ये शुरू किया गया है। आयुष आपके द्वार का उद्देश्य क्या है? 1 वर्ष के भीतर 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना। ठीक है, 21 राज्यों और 44 स्थानों से जुड़े 2 लाख औषधीय पौधे वितरित इसमें किए जाएंगे। तो आयुष आपके द्वारा अगर ये पूछ ले तो इसका कंसर्न किससे है? आपका मेडिसिनल प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन से। ये आपको याद रखना है मेनली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर उसके बाद अगस्त 29 तारीख को 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल का नाम लिया था। सुखेत मॉडल कहाँ पे चल रहा है? ये बिहार से संबंध रखता है, बिहार के मधुबनी से, ऑप्शन नंबर बी। और ये बिहार पीसेस वाले इसको जरूर नोट करिएगा। अभी हाल में कौन सा राज्य एक नीति लेकर के आया है स्कूल बबल करके, जिसको कोविड-19 की जो हम लोग कह सकते हैं एंटीसिपेटेड थर्ड वेव है, जो कि बच्चों को शायद प्रभावित कर सकती है, जो भी रूमर्स हैं, तो कर्नाटक ने कहा है कि एक स्कूल बबल टेक्निक अपनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। कनाडा के बर्नबी सिटी ने 5 सितंबर 2021 को गौरी लंकेश दिवस बनाया था, गौरी लंकेश को ट्रिब्यूट देने के लिए। सही है। IIT हैदराबाद ने कृषि अपशिष्ट से बने हुए जैव ईंटों से बनी इमारत को भी प्रदर्शित किया है, IIT हैदराबाद ने। सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। इसके बाद 11 सितंबर 2021 को किस संस्था ने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया? प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज के बारे में आपको डिटेल बताया जा चुका है। इतना क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा माईगॉव ने शुरू किया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सीक्वेस्टर करने के लिए जो प्लांट लगाया गया है ओरका, वो कहाँ पे लगाया गया है? आइसलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी। ये बता चुके हैं इसके बारे में भी। इसके बाद पीसफुल मिशन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि रूस के ओरेनबर्ग में हुआ था और इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के 200 कार्मिकों ने भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। इसके बाद नासा का वाइपर मिशन के बारे में बताना है। वाइपर नासा की एक मिसाइल है, इसमें लिखा हुआ है, ये गलत है। नासा का एक मोबाइल रोबोट है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 1 ओनली इनकरेक्ट।
हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को उत्तर प्रदेश में किस जिले में एक गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंख लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख मिले हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये शिलालेख मिले हैं एटा में, ऑप्शन नंबर ए, एटा। हाल ही में भारत के 2 और बीचेस को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु के कोवलम बीच को और पुडुचेरी के ईडन बीच को। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कोवलम नाम से केरला में बीच है, लेकिन उसको ब्लू फ्लैग नहीं मिला है। कोवलम नाम से 2 बीच हैं, केरल में है, एक तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु वाले कोवलम को ये आपका मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टोटल 10 हो गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट जो है वर्चुअल मोड में दिल्ली में आयोजित की गई है किस दिन? तो जिस दिन स्नेक बाइट अवेयरनेस डे मनाया जाता है 19 सितंबर को, उसी दिन आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा यानी कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये है कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि टोटल जो है 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट था इंडिया का, और ये उत्तर प्रदेश का 3rd लाइसेंस प्राप्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसमें बी। इसके बाद ऑकस गठबंधन के बारे में बताना है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते की घोषणा की है, जिसे ऑकस कहा जा रहा है। 3 राष्ट्र जो है 5 आई इंटेलिजेंस गठबंधन के भी सदस्य हैं। तो 5 आई में कितने टोटल मेंबर्स हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 2 बहुत करेक्ट। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा को समाप्त करने के लिए एक विधेयक जारी किया गया है? तो ये जारी किया है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर डी। यानी तमिलनाडु में अब नीट का एग्जाम नहीं होगा, ऐसा करने के लिए ये बिल अभी पास किया गया है। हाल में आईसीसी ने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो होना है आपका ओमान और यूएई में, उसका एक थीम सॉन्ग ऑफिशियल जारी कर दिया है। इसको अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है और इसकी टैग लाइन है लिव द गेम लव द गेम। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सभी सही है। लिव द गेम लव द गेम, ये आपका T20 वर्ल्ड कप 2021 जो होना है ओमान और यूएई में, उसका थीम सॉन्ग है। टेबल टॉप वॉर गेमिंग एक्सरसाइज जो है अभी नेवी, आर्मी और एयरफोर्सेस ने जो कंडक्ट की है, वो किस कंट्री ने कंडक्ट की है? तो ये इंडिया की ट्राई सर्विसेज ने कंडक्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हाल ही में गोवा ने अपनी सभी वयस्क आबादी को एटलीस्ट कोविड की पहली डोज देकर जो है ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना था। मतलब पहला कौन सा था? पहला हिमाचल प्रदेश था, जिसने अपने सभी नागरिकों को, अडल्ट्स को कोविड की एटलीस्ट पहली डोज एडमिनिस्टर करवा दी थी। और अगर सिटीज़ की बात कर लें तो पहले सबसे पहला कौन सा बना? भुवनेश्वर, जिसने पूरी डोज जो है एटलीस्ट पहली डोज जो है पूरी अडल्ट पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर करवा दी थी। तो ये कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। पहला राज्य जिसने टीकाकरण पहली डोज का पूरा किया वयस्क अपनी पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा? गोवा। पहला यूटी कौन सा था? लद्दाख था। ठीक, ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं। पहला सिटी कौन सा था? भुवनेश्वर। इसके बाद सितंबर 2021 में किस राज्य की भैंसों की एक प्रजाति जिसको मांडा बोलते हैं, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने स्वदेशी नस्ल के तौर पर स्वीकार किया है? तो ये मांडा स्पीशीज है आपकी ओडिशा के कोरापुट में पाई जाने वाली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टाटा स्टील ने जमशेदपुर में ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 अवशोषित करने वाला भारत का पहला संयंत्र शुरू किया है, सही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन इंडिया ने ट्राइब्स इंडिया के साथ मिलकर कारीगर मेला शुरू किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल में नीति आयोग ने 16 सितंबर 2021 को भारत में शहरी नियोजन क्षमता सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इसमें 500 हेल्थ सिटीज डेवलप की जाने की बात कही जा रही है। ठीक, और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जिस सलाहकार समिति को नियुक्त किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजीव कुमार ने। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। बिजनेस ब्लास्टर्स ये किस इनिशिएटिव, मतलब किस राज्य का इनिशिएटिव है, किस यूटी का है? तो ये दिल्ली का है। ये सरकारी स्कूल्स में वहाँ पर शुरू किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। RKS भदौरिया ने पर्ल हार्बर हिकाम हवाई में जो है सेना, ये आपके वायुसेना प्रमुखों के सिंपोजियम में भाग लिया था। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि इस संगोष्ठी में इन्हें डीन के तौर पर नामित किया गया था, सही है। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 11वां इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था सितंबर 2021 में। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण और चांसलर ऑफ ट्रेजरी ऑफ यूके ऋषि सुनक, इन्होंने भाग लिया था इसमें, ऑप्शन नंबर सी, बोथ करेक्ट। राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी ये कहां पर स्टैब्लिश की जाएगी? महाराष्ट्र, पुणे में, ऑप्शन नंबर बी। यूएस ओपन के बारे में तो आपको बता दिया। स्पोर्ट्स सेक्शन में पुरुष एकल किसने जीता है? डेनियल मेडवेडेव ने नोवाक जोकोविच को हराया था। ये जिससे भी हराया आप एक बार देख लीजिएगा। और महिला एकल में ब्रिटेन का खिताब जीता, मतलब ब्रिटेन से जो है एमा राडुकानु, इन्होंने खिताब जीता। पुरुष युगल भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें राजीव राम का नाम है। पुरुष युगल का खिताब ब्रिटेन के जॉय सेलिसबरी और अमेरिका से राजीव राम की जोड़ी ने जीता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी एक एक्सपर्ट कमेटी को नियुक्त किया है विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में, कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन का रोड मैप तैयार करने के लिए। ये कब नियुक्त किया है इन्हें? ये तारीख इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सितंबर मंथ 2021 याद रखिए कोई भी, ठीक है, तारीख इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
मेनली इंपॉर्टेंट क्या है कि किसकी अध्यक्षता में ये एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है? विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई है हाइड्रोजन उत्पादन के लिए, हाइड्रोजन उत्पादन का रोड मैप तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद ये लाड़पुरा खास ये गांव है, ये किस राज्य से है जिसको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है? ये है आपका मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए। G20 सम्मेलन इस साल का 2021 का कहाँ पे होना है? इटली रोम में 30 और 31 अक्टूबर को। और 2023 में जो G20 कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया में, उसमें भारत की तरफ से शेरपा कौन से होंगे? मुख्य वार्ताकार को शेरपा बोला जाता है G20 समिट्स में, तो वो कौन होंगे? पीयूष गोयल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलते हुए सबसे जल्दी 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चाइना ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गौफेन 5 लॉन्च किया है। मैरीकॉम को असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट में ओनली सेकंड। तो NIRF की इंडिया रैंकिंग्स में IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है, सही है। और विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने टॉप किया है। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस ने किया है। ये सब हम बता चुके हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। इसके बाद किसके द्वारा श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है? ये किया गया है PM मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन केवड़िया गुजरात में किया गया था और इसकी अध्यक्षता स्मृति ईरानी ने की थी, सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में आपको बता चुके हैं। कोलकाता में भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड द्वारा इसको किया गया था संचालित, 1 और 2 बोथ करेक्ट है यहाँ पर। और इसमें हम लोग 50वीं वर्षगांठ बना रहे हैं 1971 में भारत पाक युद्ध की। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आपको पहले ही बता दिया गया था प्रीवियस मंथ में कि लद्दाख में होगा, और ये लद्दाख में हुआ था, लेह में। शेर शाह नाम की फिल्म इसमें स्क्रीनिंग में दिखाई गई थी शुरू में, इनॉग्रेशन में। डी यहाँ पर सही है, सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। कोविड-19 शिखर सम्मेलन जो है ये वर्चुअल तौर पे हुआ था, US ने इसको होस्ट किया था, याद रखिएगा। और इसकी थीम थी एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हंगरी के बुडापेस्ट में बिटकॉइन के संस्थापक जो माने जाते हैं उनकी प्रतिमा लगाई गई है, उनका नाम बताना है। तो सतोशी नाकामोतो, इनको माना जाता है कि ये बिटकॉइन के फाउंडर हैं, मतलब बिटकॉइन इन्हीं की मतलब डिस्कवरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं फैक्ट्स हैं। जैसे यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी 2023 के लिए अकरा सिटी जो कि घाना में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उसको बनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023 कौन सा है? अकरा, घाना में। ठीक, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पेट्रापोल जो है महादीरपुर वेस्ट बंगाल में, लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है इंडिया का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता जो है ओनली रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? अडानी लिमिटेड के द्वारा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड के द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड के कितने प्रतिशत स्टेक्स जो है खरीदे जा रहे हैं? तो खरीदे जा रहे हैं करीब 10.4%, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2021 तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के मामले में टॉप पर कौन सा स्टेट है? वो है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में किस देश को SCO का नवा पूर्ण सदस्य देश घोषित किया गया था? तो नवा पूर्ण सदस्य देश बना है SCO का ईरान, ऑप्शन नंबर बी। 10 सितंबर 2021 को गुजरात सरकार ने मिलेट मिशन का शुभारंभ किया है। सारागढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन के वेटसन फील्ड में हवलदार ईशर सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला वाला रॉन्ग है क्योंकि मिलेट मिशन अभी लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने, तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ओनली, सेकंड वाला सही है। ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट है। इनोवेटिव रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम अभी इनॉग्रेट किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में। ये महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कहाँ पर है? जहाँ महानदी बहती है। आंसर सरल है, ओडिशा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हाल ही में इंग्लैंड वो पहला देश बन गया है जिसने मैंडेटरी कर दिया है कि हर घर में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर होना चाहिए, तो ये सही है। उसके बाद है कि अभी निपाह वायरस में 2021 का पहला केस अभी कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरल में देखा गया है। आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। उसके बाद है डॉक्टर MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन, जिसको चेन्नई रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं। ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें छत पर लगे सौर पैनलों से दिन के समय में जितनी ऊर्जा चाहिए रेलवे स्टेशन को उतनी पूरी कह सकते हैं रिन्यूएबल माध्यम से ली जाएगी। 100% डे टाइम एनर्जी जो है ये सोलर पैनल से ली जाएगी। ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बना है आपका तमिलनाडु में, चेन्नई का, ऑप्शन नंबर सी। साइक्लोन गुलाब ने अभी हिट किया है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल को। साइक्लोन गुलाब जो है इसको नाम किसने दिया था? पाकिस्तान ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
फास्टेस्ट इंडियन जिन्होंने माउंट एल्ब्रूस रशिया में और किलिमंजारो पीक को जो कि तंजानिया में है इसको स्केल किया, ये कौन है? ये है गीता समोता, ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का इनॉग्रेशन लद्दाख में किया गया है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेवेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनफ्लो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। पीली क्रांति के प्रणेता सतीश शाहरा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अभी इनको पुरस्कार मिला है ग्लोब ऑयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, ठीक है, ग्लोब ऑयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। इसके बाद रॉकी माउंटेन फाउंडेशन और नीति आयोग ने मिलकर किस उद्देश्य के साथ शून्य अभियान शुरू किया था, यानी कि जीरो कैंपेन? तो जीरो कैंपेन था प्रमोटिंग जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स, ठीक है, यानी कि शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों के संवर्धन के लिए, यानी कि जो डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं मोटरसाइकिल वगैरह जिससे डिलीवरी बॉयज जाते आते हैं, एटलीस्ट उनमें शून्य प्रदूषण हासिल किया जाए। तो ब्रिक्स बैंकों के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 2015 में, इसमें बांग्लादेश को भी अभी सदस्यता दी जाएगी। ये लेटेस्ट सदस्य रहेगा इस बैंक का। और ब्रिक्स देशों के अलावा कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश ब्रिक्स देशों के अलावा इस बैंक के सदस्य होंगे, ठीक है, मतलब ब्रिक्स देश तो है ही, उसके अलावा नए सदस्य कौन से होंगे? यूएई, उरुग्वे और लेटेस्ट बांग्लादेश। अभी हाल ही में श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी अनाउंस की गई है, वित्तीय आपातकाल वहाँ पे लगा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, 1, 2 and 3 सभी करेक्ट। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी मामलों से संबंधित अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किए जाने के लिए एक तकनीकी मंच बनाने के लिए एक समिति का सृजन किया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको आप वैसे ही पढ़िएगा पैराग्राफ फॉर्म में। तो आपको कुल मिलाकर बताना है कि ये अपील दाखिल करने के लिए एक टेक्निक बनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आशीष शिराधोंकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो एक पोर्टल दे सके या फिर कोई एक प्लेटफॉर्म दे सके जिससे सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान मामलों से संबंधित अपील दाखिल करने में सुविधा हो सके। इसके बाद वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल का एक अवार्ड होता है इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये डॉक्टर भास्कर शर्मा को मिला है जो कि एक रिनोड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उत्तर प्रदेश से। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, सभी सही।